नमस्कार आप सभी साथियों का। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा, हमने भी देखा और अलग अलग तमाम तरीके के जो भी सोर्सेस हैं उनसे पता चला। लेकिन मेरे ये स्वभाव का हिस्सा है कि किसी भी केस के बारे में जब मैं लाइव आती हूँ या किसी भी केस को हैंडल करती हूँ, अपने हाथ में लेती हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस केस में पर्सनली लोगों से बात करूं। जो भी ऑफिसर्स हैंडल कर रहे हैं, एसएचओ हैं, सीओ हैं, एसपी हैं या जिस भी रैंक का ऑफिसर है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूं। ये घटना है हाथरस जिले के भूलगढ़ी गांव की। पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है चंदपा पुलिस स्टेशन। हमारी आज बात हुई है चंदपा पुलिस स्टेशन के जो भी एसएचओ हैं उनके साथ बात हुई है। जो सीओ हैं वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है। और ये जो बेटी है जिसके साथ ये हीनियस क्राइम हुआ, उसका गला दबाया, उसको मारने की कोशिश की गई और उसकी जीभ भी जो है वो करीब करीब मतलब हम कहेंगे कि कटी नहीं है, लेकिन बोलने में वो अक्षम है। जीभ उसकी काफ़ी डैमेज हो गई और उसके साथ रेप किया गया। आगे एसएचओ का कहना था, हमारी जब बात हुई कि आगे बेटी ने नहीं बताया रेप हुआ, लेकिन बाद में उसका जो भी डीडी उन्होंने किया, स्टेटमेंट लिया, तो उसमें ये चीज़ बेटी ने बताई कि उसके साथ इन 4 लड़कों ने रेप किया, उसको किडनैप किया, उस बच्ची के साथ रेप किया, उसको जान से मारने की कोशिश की। और इस जो भी ये एफआईआर दर्ज हुई है इस केस में, उसमें जो मुकदमा है वो 307 धारा आईपीसी की 307, 354 और 34 SC ST एक्ट लगा है, क्योंकि ये बेटी जो है वो दलित समाज की बेटी है, तो ये एक्ट भी लगा है। अभी तक की जो अपडेट है वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो भी 4 लड़के हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। और जो सीओ साहब से हमारी बात हुई है, ब्रह्म सिंह जी से, उनका कहना है, मैंने जब उनको कहा कि आप लोग इस केस में कितना जल्दी हो सके आप चार्जशीट फाइल करके दीजिए और जल्दी से जल्दी इस केस का फास्ट ट्रायल हो। और मेरे जानने वाले भी जो अलीगढ़ में बेटी पहले अलीगढ़ में थी, अभी जो लोग भी हाथरस में होंगे उनसे मैं कांटेक्ट करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लॉयर हैं वहाँ से उनका सपोर्ट करें लीगल तरीके से जो भी हो, क्योंकि इस केस को जो सरकारी वकील है वो तो देखेगा ही, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के मैटर्स में अगर प्राइवेट लॉयर भी होता है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फैमिली को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हर चीज़ जो भी ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में फैमिली को हर चीज़ से, जो विक्टिम परिवार है उससे उसको अवेयर करा जाए। और बहुत सारे जो सरकारी एडवोकेट होते हैं वो ठीक से बात तक नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। तो जब प्राइवेट एडवोकेट रहता है तो उसकी भी बात सुनी जाती है, वो सारी चीज़ों को अपडेट रखता है और कहीं पर भी कुछ भी डाउटफुल चीज़ें होती हैं तो उसको भी अपना आर्गूमेंट करने का अधिकार होता है। तो अभी जो ये बेटी है, मनीषा नाम से सोशल मीडिया में जो जिनका नाम आया है, वो उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वो आईसीयू में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में आ चुकी हैं वो, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन साथियों, आज मैं लाइव आई हूँ, निर्भया केस को हैंडल किया, ललितपुर में एक बेटी के साथ क्राइम हुआ, मैं लाइव आई, बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे समाज में आखिर क्या वजह है कि ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अगर ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो हमें एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है कि कमियां कहाँ हैं। हमने अपने समाज में, अपने परिवार के अंदर, अपने स्कूल, कॉलेज, बस, हर जगह पर जो लोग ट्रैवल करते हैं वो हम ही आप में से लोग हैं। आखिर कमियां कहाँ रह गई जो आए दिन किसी न किसी बेटी के साथ क्राइम होता है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कल ही हमने डॉटर्स डे को सेलिब्रेट किया।
मुझे लगता है, मेरा मानना इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि अगर देश के अंदर 10 से 20% भी लोग ऐसे हैं कि एक्चुअल में अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, और प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी बेटी को पढ़ा दो, ग्रेजुएशन करा दो और फिर आप लग जाओ बहुत अच्छा लड़का ढूंढने में कि बहुत अच्छे घर में शादी करनी है, अपनी बेटी को कार देनी है, अपनी बेटी को सारा घर का सामान देना है, इतने लाख की शादी करनी है और लड़का इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब ढूंढना है। इसको मैं बिल्कुल भी आपके तरफ से प्यार करना नहीं मानती हूँ अपनी बेटी को, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो उसका भाई हो, कोई भी रिलेटिव हो। क्योंकि एक बेटी मेरे पास करीब 5, 6, 7 अभी जो केसेस हैं वो ऐसे केस हैं जिसमें 304 बी के मैटर हैं, जिसमें दहेज के लिए उस बेटी को मार दिया गया है। परिवार जो है कहता है मैडम हमने 50 लाख दिया था, हमने 20 लाख रुपए दिया था, हमने 25 लाख रुपए दिया था। तो मैं इस समाज के लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने पैसे दिए, उस पैसे को देकर के आपको लगता है आप बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, अगर वो उतनी मनी आपने अपने बेटी के एजुकेशन पे, उसकी अच्छी हेल्थ पे, उसको एक्सपोजर मिले, उसके स्पोर्ट्स खेलना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, जो भी काम करना चाहती, उस पर अगर आपने खर्च किया होता तो शायद आपकी बेटी 1, 2 साल या 7 साल के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी ना मिलती, किसी को आग लगा के ना जलाया गया होता, किसी का गला दबा के ना मारा गया होता। ऐसा नहीं होता, आपकी बेटी भी जीवित होती और वो भी आगे बढ़ कर के कुछ कर रही होती। लेकिन नहीं, आप लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदलना चाहते हैं। मानसिकता की अगर हम बात करें तो इस देश के अंदर मैं कहूँगी कि बहुत ही दोगले किस्म के लोग रहते हैं। एक कहते हैं कि बेटियों को सशक्त कर दो, उनको आगे बढ़ने दो, और दूसरा ही किसी और की बेटी है, अपने घर की बेटी को प्रमोट करेंगे, किसी और की बेटी है तो ना तो उसको प्रमोट करना दूसरी बात है, लेकिन उस बेटी का सपोर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे। और अगर वो घर से बाहर निकलती है, जैसे कि ये बेटी खेतों पर गई हुई थी, देखिए क्या उस बच्ची के साथ किया गया। 19 साल की बेटी है जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई, क्या वो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को उस लेवल पर वो रख करके सोच पाएगी? और क्या वो इन सारी घटनाओं को जो उसके साथ क्राइम किया गया उसके बारे में उससे कभी भी बाहर निकल पाएगी? तो ये सब हमें बहुत सारा सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए कि निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी दी गई, उसके बाद लगा समाज में कि बहुत सारा बदलाव होगा, लोग डरेंगे, लोगों के अंदर डर पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस अभी भी क्राइम उतना ही तरीके से हीनियस क्राइम हो रहे हैं। उसके पीछे जो 2-3 वजह समझ में आई मुझे, वो ये है कि निर्भया केस जो है दिल्ली की राजधानी में ये क्राइम हुआ और बहुत हाईलाइट मैटर हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिल्ली की हमारी देश की राजधानी है और वहाँ पर एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ तो मीडिया को कवरेज देना ही देना था। रूरल एरिया तक मीडिया नहीं पहुँचती है। इट मीन्स कि मीडिया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती। उनको लगता है कि कोई मैटर हाईलाइट हो गया तो उसके पीछे सब पड़ जाएंगे, बाकी मैटर्स में लोग नहीं आता है मीडिया। कई केसेस में मैंने मीडिया को खुद बात की कि आप कवरेज कीजिए, इस तरीके का मैटर है, लेकिन नहीं करते हैं लोग। तो लोगों में डर नहीं है। अगर निर्भया केस में 4 अपराधियों को फांसी की सजा वो भी 7.25 साल के बाद हो भी गई, तो लोगों को ये पता है कि जब निर्भया जैसे केस में जो इतना हाईलाइटेड था, करीब 7.25 साल का समय लग गया, तो हम जो क्राइम कर रहे हैं यहाँ तो पुलिस भी सक्रिय नहीं है, यहाँ तो समाज के जो लोग हैं वो भी जो भी अपराधी हैं उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बेटी जो है जिस परिवार की है वो गरीब परिवार है, वो बहुत भागदौड़ नहीं कर सकता, बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकता है लीगल तरीके से लड़ाई लड़ने में, और पुलिस जो है वो उतनी निष्क्रिय है कि जब भी एक पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वो कहता है कि हमारे साथ ये क्राइम हुआ, तो 50 सवाल उस परिवार से पूछे जाते हैं। उस बेटी को जिसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंसलिंग जैसी अभी भी एक जो प्रोसीजर लॉ का है कि काउंसलिंग उस बेटी की होनी चाहिए, बच्ची की जिसके साथ भी क्राइम हुआ, काउंसलिंग जैसी व्यवस्था नहीं है कि उसको कम से कम उसके माइंड को प्रिपेयर किया जाए कि जो उसके साथ क्राइम हुआ वो सारी बातें बता सके। तो अभी जो हाथरस में भी बेटी के साथ क्राइम हुआ,
तो उसमें भी वो बेटी शुरू में बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या। एक तो उसकी जीभ कटी हुई जिसके वजह से वो बोल नहीं पा रही थी, और अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसी वजह से 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं वो भी नहीं अभी तक उस बेटी के हो पाए हैं, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही है। इतना बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक किया गया है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ खोखली बातें करके इस देश के अंदर बेटियों को ना तो सुरक्षित कर सकते हैं, ना उनके हक की लड़ाई जो है हम लड़ सकते हैं। कुछ फेसबुक पे पोस्ट लिख देने से या कोई मैटर हाईलाइट हो जाने से, मीडिया में आ जाने से एक दो बेटियों को न्याय मिल भी जाता है, तो उससे समाज में बदलाव नहीं हो जाता। और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारी जो क्राइम है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। और दूसरी, अगर हमने पुलिस को खरीद लिया और पुलिस बिकती है, ये मैं बात दावे के साथ कहती हूँ। हालांकि इस केस में मैंने देखा जो हाथरस का है कि पुलिस सेंसिटिवली वर्क कर रही है, अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन जनरली जो मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा ही है कि पुलिस इन्फ्लुएंस होती है। पुलिस, किसी पावरफुल व्यक्ति का फोन आएगा तो इन्फ्लुएंस होगी, पुलिस पैसे ले लेती है, चार्जशीट को बदल देगी, चार्जशीट में हल्के जो भी है सेक्शंस में चार्ज फ्रेम करवाया जाता है, और जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट की व्यवस्था की मैं बात करूं, यहाँ पर जजों की संख्या कम है। यह पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है कि अगर पहली डेट है तो पहली डेट पे सिर्फ सबको नोटिस किया जाएगा, फिर उसके बाद एक और डेट होगी। कम से कम 1 साल तक अगर एक केस में 20, 25, 40 लोगों के स्टेटमेंट लेने हैं तो उसके लिए 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। कभी कभी 4 साल 5 साल तक लगते हैं सिर्फ कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए, गवाह के जो भी है उनकी गवाही के लिए, जो भी विटनेसेस हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें सालों लग जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जिसमें सालों लग जा रहे हैं, ये हमारा ऐसा सिस्टम है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उसको सही टाइम पर सजा मिलेगी। अगर सही टाइम पर सजा नहीं मिलेगी तो हम कितना भी चिल्ला लें, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल रहेगा, सजा नहीं मिलेगी, लोगों में डर नहीं होगा और वो क्राइम करते रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़े लेवल पे बदलाव करना चाहिए, और बदलाव के साथ साथ में जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक, एक पर्टिकुलर केस क्यों, सारे जितने भी विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उन सारे केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। जैसे कि सेंगर वाले मैटर में हुआ, 6 महीने के अंदर जो भी अपराधी है, अगर वो बाई चांस इनोसेंट है तो वो छूट जाएगा, लेकिन जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। 6 महीने के अंदर अगर आप जेल में पहुंचाएंगे इन अपराधियों को तो निश्चित रूप से डर होगा और क्राइम भी कम होगा। लेकिन 6 महीने सोचिए, आप तो 6 साल में भी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर कैसे बदलाव होगा। आप कितना भी नारा लगा लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना भी आप फेसबुक पर आकर के ढोंग कर लीजिए, डॉटर्स डे, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपनी बेटियों को इक्वली बेटों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे प्रमोट, लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। इस सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। मैं फेसबुक पर देखती रहती हूँ, जब भी कोई स्त्री अपना ओपिनियन रखती है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर या महिला आज़ादी के मुद्दे पर, स्वतंत्रता के इन सारे मुद्दों पर, कितने लोग उसको ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं। और जब वो लोग ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं तो उसका मनोबल कितना टूटता है। वो ट्रोल करने वाले लोग कौन हैं? जब आप किसी स्त्री को लिखता पढ़ता उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो वो लिख रही है, समाज के मानक आपने गढ़े हैं, हर चीज़ आपने निर्धारित की है, और जब वो लिख पढ़ रही है, उसकी ओपिनियन आ रही है, तो उस आपको ट्रोल करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आप करेंगे, आप सीधे उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, या आप उसको कहेंगे झूठे केस होते हैं, यह सारी चीज़ें होती हैं। एक स्त्री, मैं कहती हूँ नो डाउट, अगर 5% झूठे केस होते, लेकिन 95% जो सही केसेस हो रहे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा मानना है कि जो समाज है, एक तो हमारा जो लीगल सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए, और दूसरा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमने हमेशा स्त्री को दूसरे दर्जे का ही माना है। ताज्जुब इस बात का होता है कि हमारे इस तरीके की है कि जो भी अगर गर्भ में बेटी है तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उनको हर हाल में बेटा चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है कि एक स्त्री
जिसके कोख में एक बेटी पल रही है वो उस बेटी को मारने के लिए, उस भ्रूण को मारने के लिए तैयार होगी। हमने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? तो इन सब पर विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि हम लोग कहते हैं लड़कियों को एम्पावर्ड कर दो, बहुत लड़कियां एम्पावर्ड हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अब्रॉड में भी काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता है कि वो बेटी हमारे देश के किसी भी पावरफुल पोजीशन पर हो, उस बेटी के साथ अपराध नहीं होगा, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्योंकि समाज का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें आपने रिक्शे वाले को भी वो आज़ादी दी कि वो गाते हुए रिक्शा चला के रोड पे कॉन्फिडेंस से निकल जाएगा, लेकिन एक डीएम, एसडीएम, आईपीएस जो भी ऑफिसर है या एसपी है या अदर किसी पोजीशन पे, एडवोकेट है, इंजीनियर है, डॉक्टर, किसी भी लेवल पे अगर वो बेटी है, लेकिन वो भी जब रोड पर निकलती है तो सहम करके निकलती है। अगर वो 500 मीटर उसको पैदल चलना है और रास्ते में अगर 10-15 लोग खड़े मिलेंगे तो मुझे पता है कि गंदी नज़रें उसको घूर रही होंगी और वो कॉन्फिडेंस आप उसमें आने ही नहीं देते हैं। क्योंकि ये जो सामाजिक ताना बाना आपने बनाया वो इस तरीके के लिए ऐसा बनाया कि बेटी के लिए आपने कोई सुरक्षित जगह छोड़ी ही नहीं है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो उसका स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, पॉलिटिक्स हो। मैं देखती हूँ कि मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ तो पॉलिटिक्स में जितनी भी हमारे देश में अभी तक महिलाओं ने जो भी पॉलिटिक्स में आई हैं, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि लोग जो हैं उस स्त्री को आप पॉलिटिकल तरीके से उसकी आलोचना कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन ये लोगों की घटियापंथी आप देखिए कि पॉलिटिकल तरीके से आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्त्री एक घर से बाहर निकली है, आगे बढ़ रही, चाहे वो मायावती हो, ममता बनर्जी हो, जयललिता जी हो, वसुंधरा राजे हो या इंदिरा गांधी हो, कोई भी इस देश की फीमेल है उसको इन लोगों ने गंदे घटिया कमेंट किए बिना नहीं छोड़ा। स्मृति ईरानी है या जितनी भी है, निर्मला सीतारमण है, कोई भी, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, किसी भी पार्टी की है, उसको ये लोग हमेशा कैरेक्टर से जोड़ देते। अरे भाई, जब आपके पॉलिटिक्स में बैठे जो मर्द हैं, जिनको जो अपने आप को कहते हैं कि वो मर्द है, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, मर्द का कॉन्सेप्ट जो इस तरीके से बनाया गया कि वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती हूँ। उस पूरे भारत के मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने देश की स्त्रियों के लिए पूरे देश के अंदर असुरक्षित माहौल रखा हुआ है। या तो किसी के वजह से असुरक्षित माहौल है या कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, इसलिए माहौल नहीं सुधर रहा है। तो जो पुरुष पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए मैंने देखा है कि उनके कार्यकर्ता हैं या जो लोग बात करते कहते अरे मेरे भैया जो है ये तो उनकी ये जानने वाली हैं, ये तो उनकी महिला मित्र हैं, और उस महिला मित्र जो है उसको गंदी निगाह से देखेंगे और भैया का आप सर्वश्रेष्ठता उनकी बताएंगे क्योंकि उनके एक से ज़्यादा स्त्रियों से संबंध हैं। और ये पॉलिटिक्स में मेल पर्सन के लिए आम बात है क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है। किसी भी बेटी को, किसी भी स्त्री को इन्फ्लुएंस करके उस पैसे, उस पावर के बल पर अपने साथ रखेंगे। अपनी बीवी भी घर में होगी और जब एक स्त्री ईमानदारी से काम करेगी और हंस के अगर किसी से बात भी करेगी तो उसके लिए आपने माना कर दी, उसको आपने चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस बना दिया। तो ये जो समाज का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि ये जो लड़के हैं, हमारी नई जनरेशन के हैं, जो अभी हाथरस में जो लड़के इन्वॉल्व हैं या निर्भया केस में जो लड़के क्राइम में इन्वॉल्व थे, या अभी एक मैटर जो था यहाँ का सहारनपुर का, एक बेटी जो अब्रॉड में पढ़ रही थी, यहाँ ही मंचले उसको छेड़ने में लगे हुए। ये क्यों छेड़ रहे हैं? आखिर ये आगे आने वाली जनरेशन क्यों नहीं सुधर रही है? वो इसीलिए नहीं सुधर रही है क्योंकि वो अपने घर में बाबा, दादा, अपने पिता, अपने रिश्तेदार और चाचाओं को सबको सुनते हैं स्त्रियों पर कमेंट करते हुए, सबको सुनते हैं। उन्होंने स्त्रियों को कभी इक्वल लेवल का दर्जा दिया ही नहीं है, तो वो आगे आने वाली आपकी जनरेशन, उससे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सुधर जाएंगे? तो मेरा अपना मानना है कि जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक इस तरीके के क्राइम नहीं रुकेंगे। और अगर क्राइम रोकना है तो इस तरीके के मैटर्स में, जिनमें हीनियस क्राइम है, गैंग रेप है, वाकई में मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को तो फांसी पर टांगना ही चाहिए। जब तक इस देश के अंदर हजारों की संख्या में लोगों को फांसी पे नहीं टांगा जाएगा तब तक इनके अंदर डर पैदा नहीं होगा।
सामाजिक रिफॉर्म जो है, सामाजिक जो बदलाव है, जो सामाजिक चेतना के आधार पर जो बदलाव होगा वो तो बात की बात है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जो शॉर्ट प्रोसेस है वो यही है कि जितना ज़्यादा कन्विक्शन हो, जितना ज़्यादा इनके साथ में जल्दी कन्विक्शन होगा, हैंगिंग होगी, इनको सज़ा सुनाई जाएगी, आजीवन कारावास 20 साल या कितने साल भी, तो जितना जल्दी ये जेल में पहुँचेंगे उतना ही समाज में एक चेतना जागेगी और लोगों में डर पैदा होगा कि अगर हमने क्राइम किया तो 6 महीने के अंदर हम जेल जाएंगे और हमें सालों तक जेल रहना पड़ेगा, हमारा करियर खराब हो जाएगा, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन होता इसके उल्टा है, उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए बदलाव नहीं हो समाज में बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो मेरा अपना मानना है, हालांकि मैं इस बेटी से मिलने कोशिश करूंगी कि कल मैं जाऊं सफदरजंग और हॉस्पिटल, उस बेटी से मिलूं और जो भी होगा मेरा सपोर्ट मैं उस बेटी को करूंगी। और आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए और जितने लोग भी मेरे साथी इससे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये हमारी बात है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और इस तरीके से जब भी कोई क्राइम के बारे में पता चले तो आप लोग ऐसे ही आवाज़ उठाती रहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग कम से कम अपनी आवाज़ उठा करके तो एक स्टेप समाज में आगे बढ़ ही रहे हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।